मेरी नई नई पत्नी, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, चुपचाप बेड पर बैठी थी। शादी को मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था और वह अभी भी बहुत मासूम और नादान थी। तभी उसे अचानक एक दिक्कत होने लगी, वही जो हर लड़की को कभी न कभी होती है। मैं धीरे से उसके पास जाकर बैठा और जब मैंने प्यार से उसके होंठों को छूने की कोशिश की, तो वह एकदम घबरा गई और झटके से पीछे हटते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो आप? मैंने तो सुना था कि पहली रात पति अपनी पत्नी को कोई तोहफा देता है, फिर कमरे की लाइट बंद होती है और सुबह होते ही सब ठीक हो जाता है। लेकिन आप तो कुछ अलग ही कर रहे हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, असल में जो होता है वो तो लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी सहम गई। मैं खुद भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहा था, इसलिए मैंने उससे कहा, जल्दी से बेड पर लेट जाऊं। मैं कभी यह शादी नहीं करना चाहता था। मेरे दिल में कोई और बस चुका था, लेकिन परिवार वालों ने मेरी एक भी न सुनी। जबरदस्ती सबने मिलकर मेरी शादी प्रिया से करवा दी, जो मेरी भाभी की छोटी बहन थी। उम्र में वो मुझसे बहुत छोटी थी, मासूम और नादान, लेकिन किसी ने उसकी उम्र की परवाह नहीं की। शादी की पहली रात थी। प्रिया दुल्हन की तरह सजी संवरी कमरे में चुपचाप बैठी थी। मैं धीमे कदमों से अंदर गया और उसके पास जाकर बैठ गया। मन में उथल पुथल थी। शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब सब कुछ हो चुका था। मैंने धीरे से उसके होंठों की ओर हाथ बढ़ाया। वो गुलाबी से होंठ कांप उठे मेरे स्पर्श से। उसने फौरन मेरा हाथ झटकते हुए कहा, क्या कर रहे हो आप? ये तो ठीक नहीं लग रहा। मैंने आसमान की ओर नजर उठाकर कहा, क्यों ना करूं? अब तो तुम मेरी जीवन संगिनी हो और इस रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन आंखों में डर भी था। बोली, मैं बच्ची नहीं हूं। मुझे भी पता है शादी की रात क्या होता है, पति क्या क्या करता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा, पति ऐसा क्या क्या करता है? जरा मुझे भी तो बताओ। मुझे वो इस कदर भोली थी, मुझे नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी, शादी की रात तो शौहर अपनी बीवी को मुंह दिखाई का तोहफा देता है। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है? तो वो कहने लगी, फिर तो पति एक लंबा चौड़ा भाषण देता है कि उसकी मम्मी पापा का ख्याल रखना है, उनकी सेवा करनी है और उनके हर कहे को सिर झुकाकर मानना है, वगैरह वगैरह। मैंने हंसते हुए कहा, अगर जिंदगी में जरा भी जबरदस्ती हुई ना, तो फिर मुझे इतना बड़ा भाषण देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें तो पहले से ही सब पता है। इतनी छोटी उम्र में ही तुम बहुत समझदार बन गई हो। वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, समझदार तो मैं हूं और ये भी अच्छी तरह जानती हूं कि अपनी सास ससुर को कैसे अपने काबू में रखना है। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया, हैरानी से उसे देखने लगा। उसकी मासूमियत में छुपी चालाकी ने मुझे थोड़ी देर के लिए सोच में डाल दिया। फिर मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो ये सब भी तुम्हें आता है, लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है? वो थोड़ा शर्मा कर बोली, बस फिर लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है। मैं उसकी मासूम बात सुनकर ठिठक गया। उसकी मासूमियत और सादगी ने मुझे अंदर तक छू लिया। मैं चुपचाप उसकी ओर देखता रहा, फिर बेसाख्ता उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। जैसे ही मैंने उसे अपने सीने से लगाया, वह अचानक जोर से चिल्ला उठी। घबराकर वह मुझसे दूर हट गई और दौड़कर लैंप जला दिया। आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह कांपती हुई बोली, मुझे आपकी मम्मी के पास जाना है। वह अब पूरी तरह से सहम चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा मकसद पूरा हो गया था। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बस डराना चाहता था, ताकि वह इस रिश्ते को एक डर की तरह महसूस करे। मैंने कड़वे स्वर में कहा, चलो अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, यहीं रुको, वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। अब तक तो मैं प्यार से ही बात कर रहा था। लेकिन प्रिया मेरी बात सुने बिना ही तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। वह सीधे जाकर अर्जुन भैया के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगी। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मन में सोचा, बहुत शौक था ना मेरे भाई को शादी कराने का, अब अपने ही घर से जवाब मिलेगा। कुछ ही पल में अर्जुन भैया का और फिर मम्मी का कमरा भी खुल गया। मैं भी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। प्रिया मम्मी से लिपट कर रो रही थी और कह रही थी, मुझे आपके साथ सोना है। यह सुनकर अर्जुन भैया की आंखें हैरानी से फैल गईं।
शकुंतला भाभी भी उसकी हालत देखकर घबरा गईं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ प्रिया? रो क्यों रही हो? लेकिन प्रिया कुछ नहीं बोली। चुपचाप जाकर शकुंतला भाभी के कमरे के कोने में बैठ गई। मम्मी ने मुझसे पूछा, रेहान, क्या हुआ? शादी में तो वो बहुत खुश लग रही थी। मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बहुत शौक था ना आपको, छोटी उम्र की लड़की से शादी करवाने का। अब देख लीजिए नतीजा। बच्ची है अभी। मैंने तो सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था और उसने तमाशा खड़ा कर दिया। अब आप लोग ही संभालिए। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया और थक कर बिस्तर पर लेट गया। एक लंबी सुकून भरी सांस ली। लेकिन अभी मैं ठीक से सो भी नहीं पाया था कि अर्जुन भैया गुस्से में कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने तकिया उठाकर मेरे पेट पर जोर से फेंका और पास आकर बैठते हुए बोले, क्या तुम्हारा हाथ बीवी पर हल्का नहीं चल सकता था? मैंने बिना भाव बदले कहा, भैया, मैंने तो बस उसका हाथ ही पकड़ा था। मुझे क्या पता था कि वो इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगी। तो वो कहने लगे, मेरी रात तो काली हो गई तुम्हारी वजह से। मैंने चौंक कर कहा, मैंने क्या कर दिया? मेरी गलती क्या है? वो बोले, अरे जब 17 साल की बच्ची को दुल्हन बनाकर कमरे में भेजा जाएगा तो ऐसा ही होगा ना। उसे तो शादी का मतलब तक नहीं पता। उसे तो बस ये लगता है कि शादी होगी तो महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। उसे तो ये तक नहीं पता कि शादी क्या होती है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, रात मेरी भी खाली ही बीती है, इसलिए अब चुपचाप सो जाइए। ये कहकर मैंने कमरे की बत्ती बुझाई और लेट गया। लेकिन अर्जुन तो करवटें बदलते ही जा रहे थे। मैंने कहा, भाई, थोड़ा सुकून से सो जाइए, मुझे भी नींद आने दीजिए। वो बोले, तुझे नींद आ रही है? मूर्ख कहीं का। बीवी को थोड़ा वक्त दे देता तो मेरी रात यूं खाली न जाती। मैंने मन ही मन कहा, आपकी बेरुखी का यही जवाब होना चाहिए था। वो रोते रहे, गुस्से में बड़बड़ाते रहे। अब मजा आ गया ना? देवी के बिना सुहागरात गुजारनी पड़ रही है। बहुत अच्छा हुआ। ये तो बस शुरुआत है। अब देखना इस नादान लड़की को कितना डराता हूं मैं। रोज मेरे ही कमरे में आकर सोएगी और तू भुगतेगा। मैंने मन में ठान लिया कि अब कभी दो बहनों को एक ही घर में ब्याहने की गलती नहीं करेंगे और न ही हमारी अगली 7 पीढ़ियां करेंगी। अगली सुबह भाभी और प्रिया, दुल्हन, दोनों एक साथ कमरे से बाहर आईं। माँ ने नाश्ता तैयार कर दिया था। अर्जुन का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। पापा ने शकुंतला काकी को घूरते हुए देखा और वो बेचारी नजरें चुराने लगीं। जब भी प्रिया मुझे देखती तो सकपका जाती और तुरंत नजरें नीची कर लेती। मैं चाहता था कि उसके मन में मेरा डर बना रहे, ताकि वह मेरे पास या मेरे कमरे में आने की कोशिश न करे। वह पूरा दिन भाभी के कमरे में ही रही और अर्जुन लॉन में चक्कर लगाते रहे, जैसे उन्हें चैन ही नहीं था। मैं तो बड़ा खुश था, मजे से अपने कमरे में रहा, फिर दोस्तों से मिलने चला गया। शाम को वलीमे की दावत थी। दावत खत्म हुई तो देखा कि अर्जुन एक कोने में उदास बैठे हैं। उन्हें देखकर मेरी हंसी छूट गई। प्रिया मेरे पास बैठी थीं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, जोर से दबाया और कान के पास फुसफुसाया, कल तो बच गई थी, आज क्या करेगी? अब तू पूरी तरह मेरे कब्जे में है। आज तो तू बहुत प्यारी लग रही है। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो बिल्कुल चुपचाप सहमी हुई बैठी थी। कल वाली उसकी शोखता एक रात में ही खत्म हो चुकी थी। वो बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर दावत में चला गया। अर्जुन ने फिर से शकुंतला काकी से कह दिया, अगर कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगा। काकी समझा रही थीं, बेटा, ऐसा नहीं करते। अब शादी हो गई है, अपने पति के पास जाना ही पड़ेगा। प्रिया कहने लगी, मुझे नहीं जाना। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे पापा के घर भिजवा दीजिए। मैं वहीं रहना चाहती हूँ। भाभी ने समझाया, कुछ नहीं होगा। वो तुमसे प्यार करता है, कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। प्रिया बोली, आपको क्या पता? मुझे नहीं जाना। मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने कमरे में था। दरवाज़ा थोड़ा खुला था, लेकिन सब कुछ देख सुन रहा था। भाभी ने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया और कमरे की तरफ भेजा। वो धीरे धीरे अंदर आई, बगैर कुछ बोले अलमारी खोली, एक कपड़ा निकाला और वॉशरूम चली गई। दरवाज़ा तक बंद नहीं किया। मैं उसकी हर हरकत देख रहा था। वो बाहर आई तो बिल्कुल शांत थी, फिर धीरे से आकर एक किनारे बैठ गई। प्रिया ने तकिया उठाया, लिहाफ उठाया और बाहर जाने लगी। मैंने पूछा,
तुम कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं लाउंज में ही सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने कहा, मजाक कर रही हो क्या? अच्छा, ये लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा ठीक से बंद करके जाना। वो फौरन मान गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। वो मुझे कुछ नहीं कहती थी। ज्यादातर वक्त उसका भाभी शकुंतला के साथ या मेरी माँ के साथ गप्पे मारते हंसते बीतता था। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से लौटता, उसे जैसे सांप सूंघ जाता। न बोलती न देखती। भारतीय भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन प्रिया महारानी की तरह किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। उसका बस एक ही काम था, माँ के साथ बैठकर बातें करना, हंसना, लतीफे सुनाना। पापा भी उसकी बातों में बड़े खुश रहते थे। जब सब सो जाते तो वो लाउंज के सोफे पर चुपचाप सो जाती और सुबह उठकर कमरे में आकर बस तकिया फेंक देती थी, पर कमरे के अंदर नहीं आती थी। 15 दिन बीत चुके थे। पापा ने कहा, सबसे पहले अर्जुन और शकुंतला हनीमून पर जाएंगे। जब वो लौट आएंगे तब रेहान और प्रिया जाएंगे। भाई और भाभी बहुत खुश थे, लेकिन प्रिया उदास हो रही थीं। वो कहने लगी, आप लोग मुझे क्यों नहीं साथ ले जा रहे? मुझे भी साथ जाना है, घूमना है, मजे करना है। मुझे भी तो राजाओं की तरह घूमना है। भाभी उसे समझा रही थीं, अभी तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा, सबको बारी बारी जाना होता है। अब रोज रात को वो अर्जुन भाई के कमरे में जाकर सो जाती थी, लेकिन मुझे अब कुछ महसूस होने लगा था। आखिरकार वो मेरी पत्नी थी। शुरू शुरू में तो अर्जुन भाई की वजह से मैंने खुद को रोक लिया था, लेकिन अब मेरा दिल चाहता था कि वो मेरे पास आए, मुझसे बात करे, मेरी बीवी की तरह मेरे साथ रहे। कुछ रिश्तों की गर्माहट थी जो अब अंदर से तंग करने लगी थी। लेकिन जिस हद तक मैंने उसे डराया था, उस डर ने उसे पूरी तरह डरा दिया था। वो मुझे देखते ही सहम जाती थी। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा, अब बहुत हो गया। मुझे प्रिया से अपने रवैये के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे अपने पास वापस लाना चाहिए। उसे वो प्यार और अपनापन देना चाहिए जिसका वो हक रखती है। और मैं भी कब तक इससे दूर रह सकता था? आखिर क्यों होना था? वो तो हो चुका। फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकला। मैंने भाभी शकुंतला के कमरे का ताला घुमाया, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मैंने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन अंदर पूरी खामोशी थी। फिर मैंने फिर से हल्की दस्तक दी, पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने खिड़की खोली तो प्रिया बेखबर, गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके बाल हवा के झोंकों से खिलखिला रहे थे और चेहरे पर बिखरी हुई ठंडी हवा उसके हुस्न को और निखार रही थी। शायद मेरी ही नज़र बदलने लगी थी। मैंने सोचा, बहुत हो चुका, मेरा गुस्सा अब खत्म हो चुका है। मैं भी चाहता था कि मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो जाए। अर्जुन भैया चले गए हुए भी अब 8 दिन हो चुके थे और आज उनका वापस आने का दिन था। उसके बाद मुझे प्रिया के साथ जाना था। मैं चाहता था कि उससे पहले हम दोस्त बन जाएं। मैंने धीरे से प्रिया को आवाज़ दी, लेकिन वह इतनी गहरी नींद में थी कि सुन नहीं सकी। खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं अंदर जा सकूं, इसलिए मैंने शीशे से बोला, आओ उठो। मुझे डर था कि कहीं मेरी आवाज़ मम्मी के कानों तक न पहुंच जाए। थोड़ी देर बाद प्रिया ने अपनी नीली आंखें खोलीं और खिड़की के पास आ बैठीं। उसने मुझसे कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, इतनी देर से क्या तमाशा बना रखा है तुमने? चलो अपने कमरे में आ जाओ। पर यह सुनते ही वह घबरा गई और बोली, मुझे नहीं आना, मैं यहीं ठीक हूं। मैंने समझाया, प्रिया, मैं तुमसे कुछ गलत नहीं करूंगा, बस तुम मेरे साथ कमरे में आ जाओ। लेकिन वह मना करती रही, सिर हिलाती रही। नहीं, मैं यहीं रहना चाहती हूं। मेरे दिल में जलन उठी। सोचने लगा कि क्या मैं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा हूं? आखिर उसने खिड़की और दरवाजा बंद कर लिया और फिर सो गई। भोजन का वक्त हुआ तो प्रिया को मेरे साथ टेबल पर बैठना पड़ा, जबकि मम्मी सामने बैठी थीं। जैसे ही प्रिया खाना खाने के लिए बैठती, मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाता, वरना जब तक शकुंतला भाभी थीं, वह उनके साथ ही बैठती थी। मैंने उससे कहा, मेरी प्लेट में चावल डाल दो। उसने मेरे पेट में चावल डाल दिया। मैं अपना पैर उसके पैरों के ऊपर रखाया। वह बुरी तरह घबरा गई। बाकी सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उस पर एक नज़र डाली। वह मेरे पाँव के नीचे से अपना पाँव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं गुस्से से पैर दबाने लगा। अंगूठा उसके पाँव के नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने लगा। वह अपना पाँव पीछे खींचती, मैं फिर भी उसके पाँव तक पहुंचाता। वह इतनी नर्वस थी
कि खाना ठीक से नहीं खा पा रही थी। शकुंतला भाभी के आने के बाद सब कुछ उसी के स्तर पर आ गया था। मम्मी से पूछ पूछ कर खाना बनाती थी और ठीक ही बनाती थी। रात को जब सब लाउंज में होते, वह किचन में बर्तन धो रही होती। मैं चुपचाप किचन में आ जाता, फिर पानी की बोतल निकालकर गिलास में पानी डालकर पीने लगता। वह बर्तन धोने में मसरूफ थी। पानी पीने के बाद मैं उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। वह बुरी तरह उछली। पलटकर देखा तो मैं उसके कंधे पर अपना सर रख चुका था। मैंने कहा, मुझसे इतना क्यों भागती हो? मैं तुम्हारा पति हूं। वह बोली, रेहान, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा, शराफत से आज कमरे में आ जाना। वैसे भी कल शकुंतला भाभी और अर्जुन भाई वापस आ रहे हैं। फिर तो तुम्हें मेरे साथ हनीमून पर जाना ही पड़ेगा। वहां क्या करोगी? प्रिया, अगर आज तुम कमरे में नहीं आई तो कल तो आना ही पड़ेगा। फिर मेरे साथ हनीमून पर भी जाना पड़ेगा। याद रखना, गिन गिन कर बदला लूंगा तुमसे। पता नहीं क्यों मैं उसे गलत बात कर देता था। मेरा यह कहते ही वह चिल्ला पड़ी। मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया। तभी मम्मी और पापा किचन में आ गए। पूछने लगे, क्या हुआ? वह बोली, वो कॉकरोच था। मम्मी ने पूछा, कहाँ है? वह बोली, अभी कुछ था, पता नहीं कहाँ गया। मैं समझ गया कि मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने ये सब किया है। मैं उससे कहकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन शकुंतला भाभी और अर्जुन भाई भी लौट आए। 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन प्रिया मेरे काबू में नहीं आ रही थी। सबके सोने के बाद ब्लाउज में तकिया रखकर वह लेट जाती। तभी मैं उसकी कलाई पकड़ लेता। कहा, शराफत से कमरे में चलो। वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी। अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, चिल्लाओ शौक से। यह कहकर मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। कमरे की लाइट बंद कर उसे बैठाकर ही था कि अर्जुन भाई के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खटखटा रहे थे। मम्मी ने दरवाजा खोला तो वह बोली, शकुंतला भाभी की तबीयत बहुत खराब है, आकर देखें। बात ऐसी थी कि मुझे प्रिया को छोड़ना पड़ा। वह फौरन कमरे से बाहर निकल गई। शकुंतला भाभी की उल्टियां बंद नहीं हो रही थीं। मम्मी ने प्रिया से कहा, जाओ, नींबू पानी बनाकर लेकर आओ। प्रिया नींबू पानी बनाकर लाई। भाभी को कल डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि शकुंतला भाभी गर्भवती हैं, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट का सुझाव दिया था। ये खुशखबरी थी, इसीलिए मैं भी खुश था कि चाचू बनने वाला था। इसी वजह से हमारा हनीमून कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी प्रिया पर आ गई थी। शकुंतला भाभी को खाना भी वहीं दिया करती थी और उनकी देखभाल भी वहीं करती, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन घबराहट में गुजरता था। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। बहुत कम उम्र में उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ गई थीं और उस पर मेरा रवैया भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। बेचारी थक जाती थी, फिर उसे सोफे पर सोना पड़ता था। एक दिन मैंने उससे कहा, देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, बस प्लीज पेट के बल आराम से सो जाना। वह बोली, लाइटों पर नहीं करोगे? मैंने कहा, नहीं करूंगा। उसके बाद मैं किचन में उसके काम में भी मदद करने लगा। एक दिन मैंने प्रिया से कहा, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वह बोली, नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान नहीं हो। मैंने पूछा, क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूं? अब तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। वह बोली, हाँ, पर फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा, देखो, अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। वह बोली, आप शोर मत मचाना, मुझे अपने साथ मत लगाना। उस दिन मेरी सांसें थम गईं। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, दोस्ती कर लो। वह बोली, मेरे करीब तो नहीं आएंगे? मैंने कहा, नहीं, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं करीब नहीं आऊंगा। उसकी बात मानकर हम बातें करने लगे। कुछ बेतकल्लुफ हो जाती, हंसती भी थी। रात को जब सारे काम खत्म हो जाते तो मैं उसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाता, उसे आइसक्रीम खिलाता। वह बहुत अच्छी लड़की थी। मैं मान चुका था कि जाने अनजाने में मैं उसके साथ गलत कर बैठा था। 9 महीने बीत गए। शकुंतला भाभी को बहुत दर्द हुआ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे और प्रिया को अर्जुन भाई और भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों सोचते थे, बेटा होगा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए और हमें खबर दी तो हमारे पैर तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, मिस्टर अर्जुन, आपका बेटा हुआ है,
लेकिन आपकी पत्नी को बचाया नहीं जा सका। ये सुनकर हम यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन भाई तो जैसे सांस लेना भूल गए थे। प्रिया का भी यही हाल था। वह बोली, डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? पता ही नहीं, मेरी बीवी प्रिया को क्या हो गया। वह तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक कहने लगी कि उसका बीपी जोर से बढ़ गया है। इसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी और अचानक हो गया। हमारे ऊपर जैसे कयामत टूट पड़ी। अर्जुन भाई की माँ भी बहुत बुरी हालत में थीं। पहली बार मैंने भैया अर्जुन को यूं फूट फूट कर रोते देखा था। मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो गया। एक तरफ मैं भैया अर्जुन को संभाल रहा था, तो दूसरी तरफ प्रिया को। दोनों ही मेरे काबू से बाहर थे। ये खबर जब मैंने पापा को सुनाई, तो वे भी परेशान हो गए। माँ बाप दोनों अस्पताल पहुंच गए। मैं तो दोनों को संभालने में लगा हुआ था, इसलिए अभी तक पचाना के पास था। जब शकुंतला भाभी आईं, तो प्रिया उनके गले लगकर रोने लगी। जब ये खबर शकुंतला भाभी के घर पहुंची, तो वहां भी जैसे कयामत टूट पड़ी। बहरहाल, वक्त बीतता गया, लेकिन हमारे घर की खुशियां जैसे खत्म हो गईं। शकुंतला भाभी के बच्चे को प्रिया संभालने लगी, लेकिन वह चुप चुप सी हो गई। उसका सारा बचपन जैसे गायब हो गया। हंसना खेलना सब बंद हो गया था। अर्जुन भैया भी चुपचाप रहने लगे, बातें कम करने लगे। जब बात करते तो ऐसा लगता था कि अभी रो पड़ेंगे। उस वक्त एक नया सहारा था, जो भाई को तसल्ली देता था। 2 महीने गुजर गए और मुझे लगने लगा कि प्रिया अपनी उम्र से बहुत बड़ी हो चुकी है। रात को जब वह थकी हारी आकर बैठती, तो अचानक रोने लगती। भाई का बेटा था, इसलिए उसे पकड़कर चुप करवाने की कोशिश करती थी। अब मुझे उस पर बहुत तरस आने लगा था। मैंने कहा, ऐसे करो, इसे मुझे दे दो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी आंखें नींद से भारी हुई थीं, लेकिन वह बोली, नहीं, आप ही इसे चुप कराते हो, मुझसे ही चुप होता है। मैंने कहा, मैं इसे पकड़ता हूं, तुम आराम कर लो और सो जाओ। उसने मेरी बात मान ली और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। फिर भाई की हालत भी देखी नहीं जाती थी। वह बहुत परेशान और कमजोर रहते थे। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें दूसरी शादी के लिए मनाया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। फिर भी हमारी बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार 2 साल बाद उन्होंने मान ही लिया। हमने उनकी दूसरी शादी कर दी, लेकिन इसके बाद भी उनका बेटा प्रिया को ही अपनी मां समझता था। इतना सब गुजरने के बाद भी प्रिया पहले जैसी हंसमुख और चंचल नहीं रही। वह बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। एक रात उसने खुद ही अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया और कहा, मैं बहुत थक चुकी हूं जिंदगी के इस सफर से। क्या आप मेरा साथ देंगे? मैंने बहुत प्यार और मोहब्बत से उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, जो कि बहुत मुश्किल भरा सफर था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।